कम बैक। आगाज में आपको बताएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आज कायम होने वाली पहली खुसूसी अदालत में पहले मुकदमे की समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमे की इन कैमरा समाअत की गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन को सौंपा गया है। शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने के बाद गैर मुतालिका अफराद को बाहर निकाल दिया गया। कमरा अदालत के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात की गई। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम के वकील शुएब शाहीन ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। पुलिस शाह महमूद कुरैशी को अदालत से लेकर वापस रवाना हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को मावराए अदालत करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फैसला आने तक कानून पर अमल रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। दरखास्त मोहम्मद मुक़सिद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आइन है, जिसके तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए। पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं, सदर मुमलिकत को मुआज़रत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखें, अस्कुट नोटिस लेने का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बिल अभी कानून नहीं बने, वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। साइन नहीं किया, नेशनल असेंबली है नहीं, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, तो आपने कैसे, जो लॉ मिनिस्ट्री ने जो इसको नोटिफाई किया वो किस तरह से कर दिया, डीमिंग क्लॉज में करके कैसे कर दिया। बड़ी एक वायलेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस पे सख्त से सख्त इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर सदर की ऑफिस की इस तरह से तब्दील हुई है और इसको आगे से गद्दारी के जिम्मे में जा रही है बात, आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। माजरत का टाइम नहीं है, आपको एक्शन होना चाहिए। अगर ये कानून एक्ट आ गया, नोटिफाई हो गया, हमारी स्टैट्यूट बुक्स पे आ गया, तो उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया। सदर मुमलिकत को इसी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट के जी इसको सुओ मोटो आप लें, कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उनको एक कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। बिल्कुल कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। जॉइंट पार्लियामेंट अभी बैठा ही नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया। जब उन्होंने साइन नहीं किया तो वो अब वापस जाएगा, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली बन जाएगी, के सामने जाएगा, और अगर वो चाहते हैं कि ये कानून वापस जाए प्रेसिडेंट के पास, तो फिर 10 दिन की कदगन है। सदर मुमलिकत की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना है, सदर मुमलिकत के पास आईनी रास्ता मौजूद था। जिस तरह सदर मुमलिकत ने दीगर बिल्स वापस भेजे थे, ये भी वापस भेज देते। ये मुनासिब नहीं था जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया। उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था आर्टिकल 75 का। अगर उनका इन बिल्स के साथ इख्तिलाफ था, जैसे दीगर बिल्स ने ऑब्जेक्शन लगा के वापस पार्लियामान को भेज दिया है, इस बिल को भी वो इसी तरह करते। ये क्या बात है कि साइन भी नहीं करना चाह रहे और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि जी हाँ बस वापस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ज्यादा है बनस्बत क्वेश्चन ऑफ लॉ। सदर जो है वो आर्टिकल 50 के तहत पार्लियामान का हिस्सा है। सेनेट की रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए, और जो मुतल्लिका उनके अफसरान हैं जिनका ताल्लुक इस एपिसोड से है, उनको वहाँ पे पेश होना चाहिए, और उस कमेटी को पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो क्या है। और अगर ये बात साबित होती है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि प्रेसिडेंट ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, तो फिर प्रेसिडेंट शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं, मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया है। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजें। आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। वो मोतबर बात है, वो काबिल एतबार बात है। उसके मुकाबले में अगर कोई नीचे बैठा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है, या सदर हाउस का, बेशक वो सेक्रेटरी हो या बेशक वो चपरासी हो,
اس کو آئین کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی قانون کے بارے میں فیصلہ سازی کو روکے یا اس میں مداخلت کرے. یہ بڑا سنگین جرم ہوا ہے. حکم مدولی ہو جائے آئینی ایک عہدے کی تو اس کا نتیجہ پھر آرٹیکل 6 نکلتا ہے. کل سے آئینی ابہام بھی پیدا ہو گیا اور ایک بحران بھی بلکہ پیدا ہو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں جو صدر ہے اس کے پاس آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن کا اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال بھیجے. چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لے لیں. میری تو یہ ان سے درخواست ہے. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ضروری تھی کہ ایک نیا سینسس ہوا ہے اور جو اگلی الیکشن ہے وہ ایک نئے سینسس کی بیسس پہ ہونی چاہیے. اس میں تو آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا, کسی اور کو بھی کوئی شک نہیں ہوگا. اس کے لیے دسمبر تک انہوں نے ڈیٹس دی ہیں سب کام کرنے کے لیے, اور اس کے میرا خیال ہے بعد میں 60 دن تک 90 دن تک الیکشن آرام سے ہو سکتی ہے. تو یہ الیکشن نومبر سے لیٹ ضرور ہو جائے گی, پر میرا نہیں خیال کہ یہ مارچ سے آگے جائے گی. ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 12 مارچ کو سینٹ کی الیکشن بھی ہے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے یہ الیکشن جو ہے تمام پاکستان میں یہ پورے ہو جانا چاہیے. قذافی ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو کل صدر صاحب نے جس طرح ٹویٹ کیا, کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو اخلاقی طور پر اس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دیں. دیکھیے, چونکہ آئی پی پی ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ کے لیے معرض وجود میں آئی ہے, اور ہم ریاست کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, اور ریاست ایک آئین اور قانون کے تابع ہے. اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے, وہ صدر صاحب پہ اس لیے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے عہدے پہ ہیں جہاں پہ کم از کم انہیں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اور قوم ان سے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اس سے انہوں نے اپنا جو ایک صدر کا عہدہ ہے اس کو سیاست زدہ کیا ہے اور اپنی جگہ سائی کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا کسی جماعت کا صدر کی بجائے اس وقت انہیں صدر مملکت کا کردار ادا کرنا ہے, اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں. جی باری باری شاید ترین صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کا جو جہاز تھا وہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کی حکومت بنانے کے اندر. اب یہ فرمائے گا کہ جو موجودہ سینیریو ہے آئی پی پی کا, آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جہاز کے ذریعے پوری سواریاں مکمل کر لیں گے, اور عوامی طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کب کریں گے؟ اور جہاز کی لگتا ہے کہ فلائٹس ابھی سلو ہیں کافی. دیکھیں جہاں تک جہاز پہ آئے ہیں یا ویسے آئے جو یہ تو سب ویسے ہی آئے ہیں, مگر اگر جو آپ بات کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا رفتار اس طرح کی ہو جائے گی کہ اب جہاز, وہ میرا چھوٹا سا جہاز استعمال نہیں کرنا پڑے گا. اگر جہاز استعمال کرنا پڑے گا تو جمبو لینا پڑے گا. جی بٹی صاحب, ترین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد ایک پارٹی بنی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ریز کھٹک صاحب کی, انہوں نے تو اپنی جو عوامی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر دیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کی جانب سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا ایسا ماحول بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ووٹر کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے, پبلک کی عدم توجہ نظر آ رہی ہے, یا آپ کے اپنے کوئی مسائل ہیں پارٹی کے؟ میں عرض کروں آپ کو, آپ ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ ہم نے پارٹی بنائی, سب لوگ اکٹھے ہوئے, مگر ایک تھوڑا سا وقفہ آ گیا. میری اپنی ذاتی میرے تعزیت ہو گئی, جس وجہ سے 1 مہینہ سے زیادہ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا. اس لیے ہم تھوڑا سا سلو ہو گئے. آپ فکر نہ کریں, ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, پنجاب کے بہت بڑے صوبے میں ہمارے بہت بڑے وہ ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم کریں گے اپنی مظاہرہ طاقت کا, جلسوں کا سسٹم بنائیں گے پورے پنجاب میں, اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جائیں گے. واصف صاحب یہ بتائیے کہ بظاہری تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو الیکشن کا التوا ہو رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ سی ڈی آئی کو کم کرنے کے لیے یہ تمام جو طریقہ کا استعمال کیا جا رہا ہے, تاکہ جو بھی پاپولیرٹی کی کم نہیں ہو رہی اس کو مزید ٹائم گین کر کے اس کو پیچھے لے جایا جائے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے جب ضمنی انتخاب ہوئے تھے تب بھی جو طریقے سے آپ چھوڑی وہ لوگ پوری طرح سے ہار گئے. تو کس طرح سے آپ یہ پاپولیرٹی اپنی پارٹی کی طرف لے کے آئیں گے؟ اور یار ہم سب سیاسی لوگ ہیں, ہمارا یہی تو کام ہے, ساری زندگی یہی تو کام ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں. چوہی صاحب آپ بتا دیں اس کا جواب. ایک منٹ میں چوہی صاحب کو کیسے جواب دوں. جی اس وقت آپ نے صورتحال دیکھی ہے جو آپ کے سامنے ہے. پاپولرٹی جو ہے نا میرے دوستوں, وہ اس طرح نہیں ہوتی. جب سندھ ہے
वहाँ पर आप सबको पता है जहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सिंध के अंदर PTI की कोई फॉलोइंग नहीं है किसी किस्म की। पिछली दफ़ा भी जिस वक्त कराची से या लोग जीते वो आपके लंबे हैं। इफ वी कम टू फ्रंटियर वो 50-50 से भी कम हो जाएगा। पंजाब भी तकसीम होगा और इसी तरह बलूचिस्तान की जो है PTI वहाँ पे भी वो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो जिस वक्त ये सारे का सारा आप सिनारियो बनाएं तो इस सिनारियो के अंदर इमरान खान इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। काशिफ अच्छा कतरीन साहब ये बताइएगा, यहाँ बड़ी गुफ्तगू सुनी, सब आपकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी किस तरह होगी, अवाम किस तरह निकलेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, इससे पहले आपने तरीके इंसाफ भी देखी। आप अपना अरूज का लेवल क्या देख रहे हैं और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके अंदर आपकी क्या है प्रेडिक्शन के कितनी की सीटें जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले सकेगी? देखें, इस वक्त आप जहाँ बैठे हुए हैं इलेक्शन में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और ना करना चाहिए कि कितनी सीटें हम लेंगे, कितनी सीटें कौन लेगा। मगर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कितने साल से थी जब हम जैसे लोगों से ज्वाइन करने से पहले? कितने साल थे? 15-20 साल। 96 में बनी, मैं तब करता था उसको और इतने साल कुछ भी नहीं था पार्टी। एक सीट इमरान खान अपनी ज़ाती सीट जीता था, ठीक है। फिर जब हम लोग आए थे फिर हमने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, इमरान खान साहब थे हमारे साथ और उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो फिर जाके PTI एक कामयाब हद तक पहुंची थी और आखिर में फिर जहाज चलाना पड़ा था आज़ाद लोग करने के लिए। तो फिक्र ना करें, ये सब समझदार लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम पूरा करेंगे। जी तरीन साहब ये बताइएगा कि जब से इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है ज़्यादातर लोग इसमें तरीके इंसाफ के शामिल हुए हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी क्या लोग शामिल इसमें हो सकते हैं या फिर तरीके इंसाफ के लोग ही जो है इसमें शामिल होंगे? ये सर क्लियर कर देखें, ये बात तो कोई नहीं कह सकता कौन सी पार्टी से शामिल होंगे नहीं होंगे, मगर इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ हमारे सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, तो ये पहला नेचुरल यही है कि PTI के लोग ही आएंगे हमारे पास और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला अब शुरू करेंगे। उसके बाद तो हर किस्म के लोग आ जाते हैं, हर पार्टियों से लोग आते हैं। जो 9 मई को हुआ लास्ट में ये कर दिएगा, जो 9 मई को हुआ उसके बाद एक पार्टी के सरबराह होने के नाते क्या आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए इलेक्शन में या इन्हें हिसाब देने की इजाज़त होनी चाहिए? देखिए जी, पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए किसी के ऊपर भी, सियासत है, पूरी खुली तरीके से बात होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से उसके ऊपर कदगन लगानी चाहिए। हर बार आरा पार्टी को अपने तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए और मैं तो नहीं समझता कि कभी भी किसी की ये सोच है तो वो सोच मैं समझता हूँ सियासी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में तो आपका गुलदस्ता बन चुका है, बाकी भी आप सेंटर की पार्टी है, तो बाकी सूबों में भी आपकी उतनी एक्टिविटी नहीं नुमाया नजर आ रही जितनी बिहार में आ रही है, इसको कैसे? बेटा अभी तो हम शुरू हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लास्ट अच्छा जहांगीर मीर साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साबित ने खिताब किया पेशावर में परवेज खटक ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने चुंगल में फंसाते थे और हम समझदार होकर उनके चुंगल में फंसते, आप भी उनके साथ रहे, वो किस चुंगल में फंसा ये सारे काम करते थे? ये जिसने कहा है वही जवाब दे, देखिए जो जिसने कहा है वही जवाब दे। मैं इस ऐसी डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। आखिरी खातून एक अकेली जी। सर शाह महमूद को रशिया अफसर खट्टर जो साइफर केस में गिरफ्तार है, असद उमर इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि किस तरह आगे केस? देखिए मुझे इसकी डिटेल्स का और फैक्ट्स का नहीं पता, मगर जिन्होंने ये फैसला किया होगा आखिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया होगा, उनको उठाया। अब उसके बाद वो उनको सवाल जवाब करेंगे और जो कानून का तकाजा है वो थैंक यू सो मच जी। ये वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में इमान मजारी एडवोकेट को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत पहुंचने पर इमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के गले लग गईं और आबदीदा हो गईं।
प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर हुई। ईमान मजारी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। ईमान मजारी के वकील ने कहा अभी तक ईमान मजारी के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया, फोटोग्रामेटिक टेस्ट या वॉइस मैचिंग टेस्ट अब तक क्यों नहीं कराया गया। तकरीर सोशल मीडिया पर मौजूद है, लैपटॉप मोबाइल भी पुलिस के पास है। ईमान मजारी को कस्टडी में रखकर क्या मिलेगा। बेटी की जान को खतरा है, अपील करती हूं इंसानी हुकूक का तहफ्फुज करें। शेरी मजारी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। में बिठाए रखा वैन में, वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गए। उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। दादा की पोइट्री की किताब है तो वो उन्होंने किताबें CTD वालों ने उठवा ली, नोट पैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज की इजाजत नहीं। और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने परसुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत खराब हो। अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है। हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उसको बेल मिलनी चाहिए। वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यही हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का खतरा है, मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। इस्लामाबाद पुलिस ने जेल में रिमांड के दौरान ईमान मजारी को मनपसंद सहूलियात देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुल्जिमान को तिबी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और सरकारी डॉक्टर मुआयना करते हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ईमान मजारी के हवाले से झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुल्जिमान के रिमांड और हवालात के दौरान तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया जाता है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुल्जिमान को खुराक और दीगर अशिया सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक मुहैया की जाती हैं। दौरान हिरासत और रिमांड मनपसंद सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकती। नून लीग के दफ्तर जलाने, अस्करी टावर पर हमले और थाना शादमान जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 11 दिन की तौसीक कर दी गई। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस में उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में भी 11 दिन की तौसीक कर दी गई है। दोनों मुल्जिमान को लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा को 1 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीक कर दी। अदालत ने परवेज इलाही को जाती मौलिज फराहम करने, घर वालों से मुलाकात की इजाजत दे दी। परवेज इलाही के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया चौधरी परवेज इलाही की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आज फैसला करने का हुक्म दिया, मगर आज भी समाअत न हो सकी, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। चौधरी परवेज इलाही ने अदालत को बताया उनकी कमर में शदीद तकलीफ है, पांव सूजे हुए हैं, जाती मौलिज से इलाज का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसीक करते हुए तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा अफवाज, अदलिया और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। नाजियों ने जब फ्रांस पर कब्जा किया तो चर्चिल ने पूछा अदलिया से इंसाफ मिल रहा है। चर्चिल को जब पता चला अदलिया से इंसाफ मिल रहा है तो उसने कहा हमें कोई नहीं हरा सकता। रानीपुर के पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना हलाकत का केस, तफसीलात क्या है नवीद खोड़ो से जानते हैं। नवीद बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज मुलजिम जो था असद शाह, उसका 4 रोजा जो रिमांड पूरा हुआ था। पुलिस ने आज दरखास्त इस्तदा की थी कि 5 दिन का मजीद जो है जिस्मानी रिमांड असद शाह का चाहिए, जिसपे अदालत ने 5 रोजा मजीद जो है जिस्मानी रिमांड पर असद शाह को पुलिस के हवाले कर दिया है। और जो रात से 4 बच्चियां और खवातीन, जो 3 खवातीन जो बरामद हुई थी, वो भी आज अदालत में पेश की गई थी, जिनको अदालत के हुक्म पर उनके व्यवस्था के हवाले करने का हुक्म भी अदालत ने दिया। और इस हवाले से आपको ये भी पता चले कि कुछ देर कबल SSP बीर रोल खोसो से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इस हवाले से एक मजीद कोई पेशरफ्त आई है जो शाम तक वो हम जाहिर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद खोड़ो। खैरपुर के मीना गांव की 20 साल की लड़की रानीपुर की हवेली से लापता हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर सक्खर से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। लड़की को फौरी बाजियाब कराने की हिदायत की। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था, कहा जा रहा है लड़की अमानत के तौर पर पीर सुहेल शाह की हवेली में रखी गई थी। लापता लड़की के घर वालों का कहना है हम घरेलू तनाजे के बायस लड़की को हवेली छोड़ कर आए थे।
حویلی سے فون آیا لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے. کئی بار گئے لیکن لڑکی کا کچھ نہیں بتایا. हली हली असां इंसाफ़ कयो वञे, असां स्क्रीन ते हाणे ॻाल्हियूं कयो, मुकमल कयो, जेके असां ग़लति ॻाल्हि था कयूं असां छा कयो वञे. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद. जड़ावाला मुतासरीन के जलने वाले शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनाने के लिए नादरा की जानिब से मोबाइल वैन यूनिट्स की सहूलत फराहम की गई है, जहां मुतासरीन बासानी अपने शनाख्ती कार्ड्स बनवा रहे हैं. तफसील बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ. उस कबल जिस तरह से चंद शर्पसंद अनासर ने गिरजाघरों को जलाया और जो रहायशी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया और तोड़ फोड़ की, उसमें बहुत से जो शहरी हैं उनके शनाख्ती कार्ड भी जो है वो कीमती सामान के साथ जल चुके थे. ज़िला इंतज़ामिया ने आज म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में एक काउंटर कायम कर दिया है नादरा का, जिससे जो मुतासरा जो शहरी हैं वो अपने ID कार्ड आकर बना सकते हैं. हमारा घर तबाह हो गया, शनाख्ती कार्ड, कपड़ा लीड़ा सब जल गया है. जिनके शनाख्ती कार्ड जल गए हैं उनको नए टोकन दे रहे हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार है हम. नादरा ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. हमने यहाँ पे 2 मोबाइल वैन यूनिट लगाए हैं. वो लोग जिनके कार्ड जल गए हैं, जहाँ गुम हो गए हैं, तो उनका यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है. वेरिफिकेशन के लिए भी एक काउंटर का इंतजाम किया है ताकि लोगों को जो पैसे गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए भी आसानी हो सके. जी बिल्कुल, जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके लिए भी वेरिफिकेशन के साथ साथ मुतासर जिनके शनाख्ती कार्ड वो जल चुके हैं आसानी के साथ जो है वो शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं. कराची में गुलिस्तान जौहर अंडरपास को आवाम के लिए खोल दिया गया. मुर्तजा वहाब ने 1100 मीटर तवील अंडरपास का इफ्तिताह किया. कहते हैं सर्विस लेन पर काम करने के लिए अंडरपास खोलना जरूरी था. 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होंगे. आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं. पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं करती. ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है. आज इसलिए ये अंडरपास खोलना जरूरी था कि अंडरपास पे जब ट्रैफिक रवा दवा होगा, सर्विस लेन है उसका काम स्टार्ट होगा. अगले 60 रोज में बहुत सारे प्रोजेक्ट अब मुकम्मल होने के करीब है. सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, फाउंडेशन स्टोन नहीं लगेगा. तेज से सिर्फ तनकीद नहीं है, तेज से तरक्की भी है, तामीर भी है. कराची में डाकुओं की दीदा दलेरी. साइट एरिया में पेट्रोल पंप मुलाजमीन से 80 लाख रुपए की डकैती. CCTV फुटेज में देखा जा सकता है पेट्रोल पंप मुलाजमीन कार से उतरे तो मुसल्लह डाकुओं ने रोकने की कोशिश की. पेट्रोल पंप के मुलाजिम ने भागना चाहा तो कैश से भरा थैला बैंक के दरवाजे पर गिर गया, जिसे मुलजिमान उठाकर साथ ले गए. बैंक का गार्ड पिस्तौल लोड करता है लेकिन फायर करने के बजाय दरवाजा लॉक कर देता है. SSP किमाड़ी का कहना है वारदात मशकूक लगती है. पेट्रोल पंप के अमले से पूछताछ की जा रही है. उधर औरंगी टाउन निशाने हैदर चौक पर भी 2 मुलजिमान पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए. पेट्रोल पंप का अमला रकम जमा करवाने बैंक जा रहा था. इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद महंगा. रुपए के मुकाबले में मजीद 1 रुपया 2 पैसे महंगा होकर 296 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया. बैंक दरामद कुनंदगान को डॉलर 297 रुपए 30 पैसे में फरोख्त कर रहे हैं. फॉरेक्स डीलर्स के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 303 रुपए 50 पैसे पर पहुंच चुका है. माहिरीन का कहना है डॉलर की तलब में मुसलसल इजाफा और सप्लाई में कमी की वजह से रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है. खबर आपको दें कि IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद अफसरान के साथ पहली मुलाकात हुई है. जूनियर अफसर के IG सिंध बनने पर एडिशनल IGs मीटिंग में शामिल नहीं हुए. सिंध में तैनात एडिशनल IGs IG सिंध से मिलने नहीं पहुंचे. बात करें कि कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं. बताइए कामिल. आज देखिए IG सिंध ने ओहदे का चार्ज संभाला है और रिफत साहब राजा रिफत के ओहदा संभालने के बाद आज पहली मीटिंग थी जिसमें उन्होंने अपने सिंध में तैनात अफसरान से मुलाकात करनी थी. लेकिन क्योंकि जितने भी सिंध में तैनात एडिशनल IGs हैं वो इनसे सीनियर हैं और उन्होंने IG सिंध से मुलाकात के लिए पहली मुलाकात में जो ऑफिशियल मुलाकात थी उसमें शिरकत नहीं की. इससे ये लगता है कि IG सिंध के साथ जितने भी नीचे सीनियर अफसरान हैं उन्होंने जो है एक तरीके से इनकार किया है काम करने का और वो IG सिंध की पहली मुलाकात में शरीक नहीं हुए. एडिशनल IGs जो सिंध में तैनात हैं वो मौजूदा IG सिंध जिन्होंने ओहदा संभाला IG सिंध का उनसे सीनियर हैं, जिनमें मजहर नवाज शेख साहब हैं, फारूक जुनेजो हैं, उसके साथ इमरान याकूब मिनहास हैं और दीगर जो 6. ठीक है कामिल आरिफ, हमें इस मुतालिक अपडेट करे थे. शुक्रिया आपका. अब तक के लिए इतना ही.